हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स जो है आपका एक्सरसाइज है 3.2 है उसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में आपको ग्राफ की मदद लेनी पड़ेगी और ग्राफ की मदद से कैसे सोल्यूशन निकालते हैं उस टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में या फिर आप प्लेलिस्ट पे जाकर ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, जो इस वीडियो में जिस टॉपिक को हमें जानना है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, वो टॉपिक को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे आसानी से। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये हमारा टॉपिक है। देखो, हमारे पास अगर दो इक्वेशन है, लेट हमारे पास पहला इक्वेशन क्या है? a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा हमारे पास है a2x, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है? देखो, तीन केस होते हैं, इन पर आपको कोफिशिएंट पता चल जाएगा। a1 b1 c1 जो भी इक्वेशन दे रखी होगी कंपेयर करके ये मिल जाएगा। अब इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, डरो मत। ठीक है, सो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहला केस क्या है? केस क्या है? इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन क्या होता है इसका? किसको प्रेजेंट करते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन को। इंटरसेक्टिंग लाइंस को, ठीक है, जैसे कि सपोज करो ऐसा, कितने जगह पर इंटरसेक्ट हुआ? एक ही पॉइंट पर, यानी कि वन सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है इसका बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जब जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तब तब हमारा क्या होगा बच्चों? सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ये कंसिस्टेंट होगा, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, इस कंडीशन पे केस 1 पे क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। अब आ जाते हैं केस 2 पे। सपोज करो केस 2 में यहाँ से लिख रहा हूँ। केस 2 में क्या है? इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों अगर इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, जब तीनों रेशियो इक्वल होगा ना, तो क्या होता है ना, तो होता है कोइंसिडेंट लाइन। मतलब एक लाइन गई, उसी के ऊपर से दूसरी लाइन गई। जब एक लाइन गई, उसी के ऊपर से दूसरी लाइन गई, दूसरी लाइन उसके इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करती हुई गई, तो इसे क्या बोला जाता है? कोइंसिडेंट लाइंस। और इसमें क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्या हो? सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या लिखेंगे? तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? कंसिस्टेंट। केस 2 भी हमारा क्या हो गया? कंसिस्टेंट। अब आ जाओ नेक्स्ट केस में, केस 3 में। ठीक है, केस 3, केस 3 में क्या है? देखो, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 के और इक्वल ना हो c1 अपॉन c2 के, तब क्या होता है? पैरेलल लाइंस होती हैं। ग्राफिकली प्रेजेंटेशन क्या होता है? पैरेलल लाइंस होता है। ठीक है, पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, और जबकि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं है। अब जब सॉल्यूशन नहीं है तो ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा, इसे इन तीनों केस को तो लिख के रट डालना। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, उसकी फुल गारंटी मैं लेता हूँ। अगर एग्जाम में ना आए तो मेरा नाम बदल के कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो जो आपको अच्छा लगे। इसकी फुल गारंटी है कि ये एग्ज़ाम में ज़रूर 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 आएगा, इसकी फुल गारंटी है। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक बोल का मतलब है क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
correct from the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically. आपको solution जो निकालना है बच्चों वो किस तरीके से निकालना है, ग्राफिकली कैसे सोल्यूशन निकालते हैं उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, पहले ही बोल चुका हूँ। आप लोग पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है। मैथ्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, साथ ही साथ साइंस भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उनको भी ज़रूर देखना। एक्चुअली मैथ्स में पूरी करा चुका हूँ पहले ही, बट ये जो नई सीरीज़ है वो डिजिटल बोर्ड पे है, बस ये फ़र्क है, वरना पेजेस में तो करा ही चुका हूँ, लाखों बच्चों पसंद करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहे हैं, 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, देखो क्लास 10th है, एक क्लास है, ये क्लास है, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematical quiz. ठीक है, ये 10 बच्चे क्विज में पार्ट कर लेते हैं। क्विज क्या है, मैथमेटिकल क्विज, ठीक है, हम मैथमेटिकल क्विज में ये पार्ट ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेट नंबर ऑफ बॉयज x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने y मान लिया, कोई दिक्कत, हमें एक्स वाई ही फाइंड करना है। हमने नंबर ऑफ बॉयज एक्स मान लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स वाई मान लिया। सिंस टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10, इट इम्प्लाइज गर्ल्स प्लस बॉयज मिला के कितने हैं, 10 है, यानी कि x प्लस वाई, गर्ल्स और नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज को ऐड कर दोगे तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ये अपन के पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कठिनाई, कोई मुसीबत यहाँ तक तो नहीं होगी, ठीक है। फिर यहाँ लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, क्या बोला, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, इधर गर्ल्स है, गर्ल्स जो है बॉयज से कितने ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं, ठीक है। तो बॉयज़ में ऐड करना है, गर्ल्स को आपने क्या बोला है, वाई बोला है, और बॉयज़ को आपने क्या बोला है, एक्स बोला है, और ये प्लस के 4, ठीक है। सो देखो ढंग से लिखते हैं, x उस तरफ रहेगा प्लस के वाई, उधर जाके माइनस का वाई, और प्लस के 4 इधर आके माइनस के 4। इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन बन के रेडी है, अब इनका पॉइंट निकालना है और फिर इनको ग्राफ पेपर में सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, बहुत आसान है क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट हर एक इक्वेशन से आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है, क्योंकि ये इजी है तो आराम से निकल जाएगा, है ना। यहाँ x बोलता हूँ, यहाँ y, अगर x के प्लेस पे 0 लेट करोगे y इक्वल टू 10 आ जाएगा, y के प्लेस पे 0 लेट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ये p ये q, सो p पॉइंट मेरा 0,10 है, पहले x आता है फिर y, और q पॉइंट मेरा क्या है, 10,0। सेकंड वाले पे आ जाओ, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चा हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x लिखा, यहाँ y, x के प्लेस पे 0 करोगे तो माइनस वाई इक्वल टू -4, माइनस माइनस से कैंसिल, y की वैल्यू 4 आ जाएगी, और y की प्लेस पे 0 करोगे तो x की वैल्यू माइनस के 4 आ जाएगी। ये r, ये s, जो r पॉइंट है वो 0,4 है, और जो h पॉइंट है वो -4,0 है। सिंपल चीज़ है एकदम, आराम से हो रहा है एकदम, है ना। पॉइंट्स मेरे को मिल गए, अब जब पॉइंट्स तो हमें मिल गए कोई दिक्कत नहीं है। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर में खींचना है।
अब मेरे सामने तो ग्राफ नहीं है और डिजिटल बोर्ड पे ग्राफ बना के सॉल्व करना एग्जैक्टली नहीं देता है। मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अब ये जो पॉइंट्स का जो प्रेजेंटेशन है ग्राफ पेपर तो आप कर ही लोगे ना, ग्राफ पेपर आपके सामने होगा तो ग्राफ पेपर में लिखना है, ठीक है, ग्राफ पेपर में करना है। हाँ, इसको भी मिटा देते हैं। देखिए मैं आपको ग्राफ पेपर बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इधर हमारा x होता है, इधर हमारा x डैश होता है, इधर मेरा y होता है और इधर हमारा y डैश होता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर 0 0, यहाँ 2 मानो, 4 6 8 10 +2 +4 प्लस का 6 -2 -4 -6 -8 नीचे -2 -4 -6 -8, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ पेपर आप कर लोगे, 2 2 करके लिया है। पहला पॉइंट हम प्रेजेंट करेंगे, पहला पॉइंट हमारा क्या है 0,10, x पे 0 y पे 10, तो y पे यहाँ तो 8 है और भी ऊपर जाएगा, ये यहाँ 8 आ जाएगा है ना, और यहाँ 10 आ जाएगा। सो पहला पॉइंट मिलेगा का मेरा क्या है, पहला पॉइंट x पे 0 y पे 10, तो यहाँ 8 यहाँ 10 आ जाएगा। तो ये पहला पॉइंट आ गया P, जिसकी कोऑर्डिनेट है 0,10, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, x पे 10 है और y पे 0, मतलब y पे जाना ही नहीं है, 10,0, ये पॉइंट मेरा Q है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को लाइन को मीट करना है, ठीक है। और इक्वेशन लिख देनी, क्या है इक्वेशन, x + y = 10, ठीक है, लिख दिया। अब सेकंड वाले पे आ जाओ, सेकंड पॉइंट निकाल लो। पहला पॉइंट क्या है 0,4, x पे 0 और y पे क्या है 4, ये पॉइंट है मेरा r जो है 0,4, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, x पे -4 है और y पे 0, ये मेरा पॉइंट है -4,0। इस पॉइंट का नाम क्या है h। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या खींचनी है, लाइन। और इक्वेशन का नाम लिख दो, क्या है इक्वेशन का नाम, x - y = -4, ठीक है। अब ये देखोगे, अब आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, ये क्या है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना बच्चा, वही आपका सॉल्यूशन होता है। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर आप अपने ग्राफ में देखोगे, मेरे यहाँ पर पक्का आंसर नहीं आएगा 100%, क्योंकि ये ग्राफ थोड़ी ना है, ये तो मैंने अंदाजे में आपको बना के दिखाया, जो बताया वो बिल्कुल सही है, ठीक है। जब ऐसा आप करोगे ना, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप इधर जाओगे और इधर करोगे, ठीक है, ऐसे करोगे। सो देखना आपको इधर x की तरफ 7 मिल रहा होगा, यहाँ आपको नहीं दिखेगा प्रॉपर, तो यहाँ x पे कितना चला और y पे कितना चला, वो आपका ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। और जब करके देखोगे तो ये आपको 7,3 मिल रहा होगा, ठीक है, 7,3 मिल रहा होगा। सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप कुछ भी मान लो, t मान लेना, 7,3 आ जाएगा। सो x नहीं ये आपको मिल रहा होगा 3, x पे 3 गया होगा, x पे 3, y पे 7, y पे ज़्यादा है ना, y पे 7, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट t आपको मिल रहा होगा 3,7, ऐसे देख लेना, ठीक है। x पे 3, y पे 7, सो x बॉयज़ कितने आ जाएंगे 3 और y गर्ल्स कितने आ जाएंगे 7, तो लास्ट में लिख सकते हो। सो नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 7, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा प्रॉपर। इस तरीके से प्रेजेंट करना है। सो मैं बता रहा हूँ बच्चों, ग्राफ का प्रेजेंटेशन आपको खुद करना है और अपने ग्राफ पेपर में करोगे प्रॉपर सोल्यूशन दिखेगा। पूरा मेथड में बता दूंगा कैसे कैसे करना है, लेकिन एग्जैक्ट सोल्यूशन के लिए तो आपको ग्राफ पेपर में ही ये सारे प्रेजेंटेशन करने पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। किसी भी पॉइंट पर डाउट हो बच्चों, वीडियो को एक बार दोबारा देखो, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सेकंड पार्ट है, करें 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50।
whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. लेट प्राइस ऑफ 1 pencil is X rupees. ठीक है, and price of 1 pen is Y rupees. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन में क्या बच्चों हमारे पास? फर्स्ट कंडीशन में 5 पेंसिल और 7 पेन है. 5 पेंसिल एंड 7 पेन की टोटल प्राइस कितनी है? 50 रुपये है. ठीक है, देखो एक पेंसिल की कीमत X रुपीज़ है तो 5 पेंसिल की कीमत 5X रुपीज़ होगी. सिंपल सी बात है. अगर एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये है तो 5 टॉफ़ी की कीमत क्या होगी? 10 रुपये. 5 × 2 कर देते हैं. वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर दोगे, है ना. एक पेंसिल की कीमत X रुपये, 5 की कीमत क्या हो जाएगी? 5X. एंड लग गया है मतलब ऐड. 7 पेन, एक पेन की कीमत Y रुपये तो 7 पेन की कीमत 7Y हो जाएगी. पहली इक्वेशन पहले कंडीशन से. ठीक है, फिर लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन में आ जाओ. सेकेंड कंडीशन में क्या है बच्चों हमारे पास? 7 पेंसिल्स, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स. टोटल प्राइस कितनी है? 46 रुपीज़. कोई दिक्कत नहीं है. तो 7 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत X रुपये तो 7 पेंसिल की कीमत 7X. एक की Y रुपये है तो 5Y. टोटल कितना? 46. ये अपन के पास सेकंड इक्वेशन आ गई. इक्वेशन बन के रेडी है अपन के पास, है ना. इक्वेशन बन के रेडी है. अब हमें क्या चाहिए? इनके पॉइंट्स निकालने हैं, ग्राफ पेपर में देखना है, फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, वही हमें सोल्यूशन बता देगा. चलिए पहले वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, पहले वाले इक्वेशन पे आ जाते हैं. फ्रॉम पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास? 5X प्लस 7Y इज इक्वल्स टू 50. ठीक है, सो देखिए लेट Y इक्वल टू, अगर मैं 0 लेट करूँ तो 5X इसको 0 लेट किया तो ये एलिमिनेट हो जाएगा. 50, 5 10 जा. X की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को? 10. सो पॉइंट मेरे को P पहला वाला क्या मिला? X 10, Y मेरा 0 माना था. एक पॉइंट तो फटाक से निकल गया, है ना. अब दूसरा पॉइंट निकालो. अगेन आप क्या कर सकते हो? ठीक है, X की वैल्यू करने पे बात नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पर 5X. कोशिश हमेशा यही करनी है कि आपको परफेक्ट मल्टीपल्स मिले, परफेक्ट इंटीजर्स मिले. इंटीजर के फॉर्म में पॉइंट्स हैं तो प्रेजेंटेशन आसान हो जाती है और एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल पाता है. अब यहाँ पर 5X प्लस 7Y इक्वल टू 50 है. पहला तो आराम से मिल गया आपको. अब थोड़ा सोचिए हम क्या करें कि बात बन जाए, है ना. क्या करें कि बात बन जाए. हाँ, Y की प्लेस पे क्या लेट करें या फिर X के प्लेस पे हम क्या लेट करें कि बात बन जाए. देखो अगर मैं क्या करता हूँ, X की जगह पे 3 लेट कर लेता हूँ. अगेन लेट. सोचना पड़ेगा आपको एग्जैक्टली, है ना. वो क्वेश्चन कर करके प्रैक्टिस में आ जाता है. और इंटीजर में ही रहना, पॉइंट वगैरह मिलाओगे तो एग्जैक्टली सोल्यूशन नहीं मिल पाता है. पहले ही बता रहा हूँ, हो जाता है वैसे लेकिन एग्जैक्टली आंसर नहीं मिल पाता. अगर मैं X के प्लेस पे 3 रखूँ ये चीज़ है तो ये 15 हो जाएगा. और 7Y 50 में से 15 माइनस करेंगे 35 आ जाएगा, है ना. 7 5 जा तो Y की वैल्यू क्या आ गई? 5. सो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट Q आ जाएगा वो आ जाएगा 3,5. पहला पॉइंट मेरा
10,0 है, दूसरा पॉइंट मेरा 3,5 है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पॉइंट चाहिए थे मेरे, मिल गए। बाकी मैं यही करता हूँ, फ्रॉम सेकंड ले लेता हूँ। ठीक है, पहला सेकंड ले लिया। सेकंड इक्वेशन क्या है अपन के पास, 7x + 5y = 46। ये अपन के पास सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इफ x = मैं 3 मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 3 रखोगे, 7 × 3 5y 46, 7 × 21 प्लस के तरह के माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 25, 5 5 से 25, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। सो पॉइंट पे r क्या आ गया, x 3 माना था, y आपको 5 मिल गया। आपको आपका सोल्यूशन यहीं पर मिल चुका है। कैसे, अगर दोनों इक्वेशन में कोई भी एक पॉइंट कॉमन आ जाता है, वो आपका सोल्यूशन है। अगर आप ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में 3,5 था, इस इक्वेशन में भी 3,5 है, दोनों का ये कॉमन पॉइंट है, विच मीन्स इट इज़ अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन्स। ठीक है, दोनों लाइंस का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें पहले ही मिल सका। अब तो बस फॉर्मेलिटी बाकी है ग्राफ पेपर में खींचने का, सोल्यूशन पहले ही पता चल गया। x की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू 5 आएगी, क्योंकि मुझे पहले से ही दिख गया है दोनों में कॉमन पॉइंट है ना बच्चों। सो दूसरा पॉइंट और निकालते हैं, लेट। ठीक है, 7 8 56, हाँ x की वैल्यू क्या लेट कर लेता हूँ मैं, 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 × 8 5 × y 46, यहाँ 56 46 है ना, 5y = -10, 5 2 ज़ा, सो y की वैल्यू आ जाएगी -2। सो जो दूसरा पॉइंट मेरा आएगा r के बाद h, वो आएगा x 8, और y आपका क्या आ जाएगा -2। ये दूसरा पॉइंट है। पॉइंट्स आपके सामने हैं, पॉइंट्स आपके सामने आ चुके हैं। अब बस इसको ग्राफ पेपर में दिखा दो। सॉल्यूशन तो आपको पहले से ही पता चल चुका है ना, फॉर्मेलिटी बाकी फॉर्मेलिटी करेंगे अब हम। ठीक है, पॉइंट्स मेरे थोड़े बड़े बड़े हैं, उस हिसाब से दिखाना पड़ेगा, 5 5 करके लेना। ठीक है, इधर कितना आ रखा है, मैक्सिमम 10 आ रखा है, 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10, इधर x, इधर y पॉजिटिव, सारे वैल्यू पॉजिटिव में है, नहीं नेगेटिव में भी है, -2 -4 -6 -8 इधर x डैश। ठीक है, पहला वैल्यू पुटअप करोगे, पहला वैल्यू क्या है हमारा, पहला वैल्यू x पे 10 और y पे 0, ये है पहला पॉइंट, 10,0 पॉइंट P। दूसरा पॉइंट क्या है, 3,5, x पे 3 यहाँ और y पे 5 यहाँ पर आ जाएगा, 3,5। ये पॉइंट मेरा क्या है, Q। इन दोनों को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, लाइन, और इक्वेशन इसके ऊपर लिख देना है। इक्वेशन क्या था बच्चा, 5x + 7y = 50। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट हमारा क्या था, 3,5, वही है, ये देखो ये 3,5। एंड दूसरा पॉइंट क्या था, x पे 8, y पे -2, x पे 8 y पे -2, यहाँ कहीं आ जाएगा। सो ये पॉइंट्स को मिलाते ही जाओगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को, ये ठीक है, और इसकी इक्वेशन क्या है वो लिख दो यहाँ पर। इसकी इक्वेशन क्या है, 7x + 5y = 46। ठीक है, ये आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है बच्चा हमारे पास, 3,5। सो x की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू 5 आ जाएगी आंसर। यानी कि
पेंसिल की कीमत 3 रुपये है और पेन की कीमत, ये पेंसिल की कीमत 3 रुपये है, एक पेंसिल की कीमत, और पेन की कीमत कितनी है, 5 रुपये है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में बार बार पूछा जाता है, बार बार। कह रहे हैं ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, P1/B2, C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel, are coincidents। क्या होंगे? देखो पहले वाले लाइन पे पहले वाले पे आ जाओ। ये मेरी पहली इक्वेशन है और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। कुछ चीज़ अगर राइट साइड में है उसे उठाकर लेफ्ट में लेके आना है। सो देखो हियर A1 x का कोफिशिएंट 5, B1 y का कोफिशिएंट -4, C1 कांस्टेंट टर्म 8, A2 x का कोफिशिएंट 7 दूसरे वाले का, B2 6 एंड C2 कितना है -9। कोई दिक्कत नहीं ना। A1/A2 5/7, B1/B2 -4/6, which means -2/3, 2 2 4 2 3 6। बस यहीं से पता, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो क्या लिखोगे, देखो आपको क्लियर दिख रहा है। सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। इसका ये कंडीशन किसको प्रेजेंट करता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस को। इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसे बनती है ना, और क्या होती है, वन सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यानी कि सब सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है तो क्या होता है बच्चों, कंसिस्टेंट। सो इट इज कंसिस्टेंट आपका सॉल्यूशन। बहुत आसान था, आराम से हो गया, चुटकियों में। हर बार आता है ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिमिलरली वैसे ही प्रॉब्लम है। सो देखिए यहाँ से ये बच्चों देखो क्लियरली पता चल रहा है ये भी क्या है ना। मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पर, हियर A1/A2 करते हैं 9/18, 9 1 कम 9 9 3 18, 3/6 1/2, 3 1 3 3 2 6, C1/C2 12/24, 12 1 कम 12 12 3 24। तीनों रेशियो इक्वल आ गए। सिंस A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों रेशियो इक्वल है ना, तीनों 1/2 है। देयरफॉर किसको प्रेजेंट करता है ग्राफिकली, ये पैरेलल लाइंस को, ठीक है। पैरेलल लाइंस कैसी होती है, ऐसी कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सो नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस होगी, नो सॉल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए इनकंसिस्टेंट। फिनिश, मक्खन की तरह। हाँ बच्चों, इसे आप खुद कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। होमवर्क दे रहा हूँ इसको, देखते हैं कौन बच्चा इसका सही आंसर देता है, ठीक है। कमेंट करके आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इक्वेशन में चेंजेस किया है, मतलब उधर रख दिया है। बड़े होशियार बन रहे हैं, वो कैरिमिनेटर का डायलॉग नहीं, बड़े तेज हो रहे हो, ये हमसे बड़े तेज हो रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। कह रहे ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होगा, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि जब पैरेलल आएगा तब इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी दोनों केसेस में कंसिस्टेंट होता है। अच्छा, सो आपको कैसे लिखना है, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो ऐसे लिखेंगे
3x प्लस 2y प्लस का 5 इधर का माइनस का 5 एंड 2x माइनस का 3y ये माइनस का 7 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, हियर a1 है 3, b1 है 2, c1 आपका है माइनस के 5, a2 है 2, b2 है माइनस 3 एंड c2 है माइनस के 7। देयरफॉर a1 अपॉन a2 3/2, b1 अपॉन b2 माइनस के 2/, माइनस कहाँ है, प्लस का ही तो है, 2/-3। ठीक है, 3/2 और माइनस का 2/3 ये दोनों इक्वल है ही नहीं। क्या लिखोगे, लिखेंगे हम सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफिकली, इंटरसेक्टिंग लाइंस यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये एंड इट इज कंसिस्टेंट। आपसे यही पूछा था कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो भैया कंसिस्टेंट है क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है और इंटरसेक्टिंग लाइन हमें यूनिक सॉल्यूशन को प्रेजेंट करता है। हो गया। अगला क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। इसे भी होमवर्क दे रहा हूँ, इसे आप खुद कीजिएगा क्योंकि इजी प्रॉब्लम में टाइम वेस्ट क्या करना, एक आध क्वेश्चन आप खुद करोगे तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, इसे हम कर दें थर्ड पार्ट। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अरे भयंकर, उस तरफ क्या लिखा है, उस तरफ तो उसे बंदे ने लिखा ही नहीं पीपीटी में, है ना। सो एक मिनट हम वेट कर लेते हैं, एनसीईआरटी हमारे पास रखी हुई है। हाँ क्या है इधर, इधर है बन का 7, ठीक है, तो प्लस का 7 मिला के क्या हो जाएगा, माइनस का 7 एंड दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरा है। सो देखते हैं, a1 है 3/2, b1 है 5/3, c1 है माइनस के 7, a2 है 9, b2 है माइनस के 10, c2 है माइनस के 14। नाउ a1 अपॉन a2, a1 कितना है 3/2। अब a2 जब लिखोगे ना, इसी में मल्टीप्लाई में यहाँ करके लिखना है शॉर्ट, ठीक है, a2 इसी में डिवाइड वाले के साथ आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 2, 3 जा 6, b1 कितना है 5/3 एंड b2 कितना है माइनस के 10। सो देखो 3 2 जा माइनस के 6, ये भी 1/6 है, ये भी 1/6, लेकिन प्लस माइनस का डिफरेंट है, अलग अलग है, तो यही रुक जाना है। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे भी कर लेना होमवर्क। जो इजी वाला है मिलते जुलते प्रॉब्लम मैं छोड़ देता हूँ, फालतू में वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ानी मेरे को, है ना, और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करना। इसे आप घर से खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बता देना, इतनी मेहरबानी कर देना, करोगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे खुद कर लेना। हाँ, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। फिर आपको इसका सोल्यूशन ग्राफिकली पता करना है, अगर कंसिस्टेंट है तो। ठीक है, सो देखते हैं पहला वाला। देखो यहाँ से अब शॉर्टकट में करेंगे। A1 ये मेरा पहला वन, x का कोफिशिएंट 1, B1 y का कोफिशिएंट 1 एंड C1 प्लस का 5 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 5, इधर क्या है 2 प्लस का 10 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 10। ठीक है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, माइनस माइनस प्लस 5 एक कम 5 5 2 10। ठीक है, तीनों 1/2 आ गए। सिंस A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 तीनों इक्वल हैं। जब तीनों इक्वल होते हैं बच्चों तो क्या प्रेजेंट करते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। यानी कि कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि कोइंसिडेंट में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तब तब कंसिस्टेंट होता है। अब इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली प्रेजेंट करना है और इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि पहला वाला इक्वेशन और दूसरा वाला इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इतना लिख लेंगे आप। ठीक है, अभी इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बच्चा, वो आना बाकी है, वो भी अभी हम करेंगे। सो देखिए, पहला वाला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये फ्रॉम फर्स्ट है। दूसरा वाला क्या था, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है ना, यही चीज़ है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर x के प्लेस पे मैं क्या रखूँगा 0, तो y के प्लेस पे 5 आ जाएगा, और y के प्लेस पे 0 रखूँगा तो x के प्लेस पे 5 आ जाएगा। p q पॉइंट है ना, p मेरा 0,5 है और q मेरा 5,0 है। ठीक है, सिमिलरली अगर x के प्लेस पे 0 रखूँगा तो 2y 2 5 ज़ा। ठीक है, और मैं y के प्लेस पे 0 रखूँगा तो 2x उसका स्टूडेंट 2 5 ज़ा 10। ये मेरा पॉइंट क्या, R पॉइंट है 0,5 एंड PQRS पॉइंट है मेरा 5,0। इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन क्यों है, देखिए, क्योंकि दोनों ने सेम पॉइंट को प्रेजेंट किया है, सारे पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, 1 x डैश y डैश 0 1 2 3 5। पहला पॉइंट हमारा क्या है, 0,5, x पे 0 y पे 5, ये पॉइंट है P। फिर है 5,0, x पे 5 y पे 0, 5,0
ये पॉइंट है क्यू, दोनों को मिला दिया। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे ना, 2 यहाँ से कॉमन है, 2 5 ज़ा 10। सो पहला और दूसरा इक्वेशन अलग अलग ना है, नहीं है। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है कोई डिफरेंस नहीं है। इसी वजह से ये एक ही इक्वेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, और एक ही इक्वेशन जब होती है तो इनफाइनाइट आंसर्स होते हैं। ठीक है, सो ये इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। अगेन देखो पॉइंट भी सेम आएंगे, ये दोनों पॉइंट अलग अलग ना होकर ये यहाँ पर फिर से आएगा, यहाँ पर फिर से आएगा, है ना, दोनों पॉइंट फिर से एक यहाँ आ जाएगा, दूसरा यहाँ आ जाएगा, ऐसे खींच दोगे तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन फिर से गई, और दूसरे वाले का इक्वेशन भी वही है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट पर टच करते हुए जा रहा है, यानी कि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ठीक है, हो गया ये आराम से। ऐसे सारे चेक करने हैं, कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ खींचना है, नहीं होगा तो नहीं खींचना है। जैसे देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, a1/a2, a1 है x का कोएफिशिएंट 1, a2 कितना है 3, b1 है माइनस के 1, b2 है माइनस के 3, ये भी आ गया 1/3। फिर देखो c1/c2, c1 प्लस के 8 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 8, ये प्लस के 16 इधर आके माइनस के 16। ठीक है, फिर से वैसा ही चीज़ आ गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। सो देखो यहाँ से पहले पता चल रहा है a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट इक्वल नहीं है c1/c2 के। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, पैरेलल लाइंस को। पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, और पैरेलल लाइंस क्या होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना ही नहीं है, कंसिस्टेंट होगा तभी ग्राफ बनाना है, क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, ये काम आप होमवर्क कर लेना, एक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चेक करना कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाने पे जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा ना, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लेना, वही आपका सोल्यूशन होगा। कर सकते हो ना इतना। अगर आपने वाकई में कुछ सीखा है, अभी क्वेश्चंस भी किए हैं हमने, कैसे ग्राफ कर खींचते हैं, कैसे सोल्यूशन देखते हैं। जब दोनों लाइंस कट करती है किसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम देखते हैं, वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट मुझे हमें आंसर देता है। देखेंगे एक्स पे कितना गया, वाई पे कितना गया, तो एक्स पे जितना गया वो एक्स है, वाई पे जितना गया वो वाई है इंटरसेक्टिंग पॉइंट में। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस आप खुद कर लेना, बाकी जो 2 पार्ट है ना वो आप खुद कर लेना। अब ये जो क्वेश्चंस है वो हम करेंगे, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। और अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, हर बार आता है ग्राफ में। लगभग पिछले 10 सालों में 10 बार पूछा गया, बस डिजिट चेंज होते हैं, बट क्वेश्चन वो हर बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, डायमेंशन ऑफ द गार्डन हमें पता करना है। तो देखो फिगर बना के मैं समझाता हूँ आपको। हमें क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगल बनाते हैं पहले। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या होता है, आमने सामने की लेंथ से इक्वल होती है। ठीक है, और सारे एंगल हमारे 90 डिग्री के होते हैं। ये हमारा लेंथ है, ठीक है, ये हमारा ब्रेथ है। ठीक, कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width, let width is x meter। ठीक है, देखो जो हमारी लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, विथ पे डिपेंड कर रही है, कि जो लेंथ होगी वो विथ से 4 मीटर ज़्यादा होगी। तो जिस पे डिपेंड करती है ना उसी को ही ऑलवेज लेट करते हैं। ठीक है, तो
तो विथ पे डिपेंड कर रही है, विथ हमने x मान ली। सो लेंथ क्या होगी, क्वेश्चन में बोल रहा है जो लेंथ होगी वो विथ से 4 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। तो लेंथ हमारी क्या हो गई x+4 और ब्रेथ हमारा क्या हो गया x, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं अब। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलना जा रहा है कि जो पेरीमीटर है बच्चों, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter is third half perimeter कैसा है, हाफ है, वो कितना दे रखा है 36 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर हाफ का फॉर्मूला क्या होता है x+y, x+y नहीं बोल रहे, लेंथ प्लस ब्रेथ है ना, यहाँ ऐसे लिख लो, ठीक है। लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है 36। तो लेंथ आपने कितनी लेट की है, लेंथ आपका कितना है बच्चों x+4 है, और ब्रेथ आपने कितनी लेट की है x, ठीक है। तो 2x+4 कितना आ गया 36। सो 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 32, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। सो लेंथ कितनी आ जाएगी x+4 है, 16+4 यानी कि 20 मीटर, ठीक है। तो आपकी जो विथ होगी वो 16 मीटर होगी और जो लेंथ होगी 20 मीटर होगी। इतना आसान क्वेश्चन था और इसको हल्के में मतलब ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं है बोर्ड एग्जाम में, आपको हर एक क्वेश्चन को हमेशा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, हमेशा, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं होता कि यही आएगा वही नहीं आएगा, है ना। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हमें लाइन दे रखा है एक, गिवन द लाइन्स इक्वेशन 2x + 3y - 8 राइट अनदर लाइन, आपको लिखनी है इक्वेशन जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। पहला कंडीशन क्या है, देखो एक लाइन आपको फिक्स दे रखा है, गिवन लाइन हमारे पास क्या है 2x + 3y - 8 = 0, ये आपको दे रखा है। आपको हर कंडीशन के लिए और एक बनानी है। आप यहाँ से देखिए, आपके पास a1 कितना है 2 है, b1 3 है, c1 -8 है। इस कंडीशन के लिए और इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 की। बस ऐसा कुछ करो कि ये रेशियो कुछ डिफरेंट आ जाए, मतलब इस 3 को यहाँ लिख दो, इस 2 को उधर लिख दो, 3x + 2y और इधर कुछ भी कर दो, प्लस के 50 कर दिया। अब ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ना बच्चों, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा इंटरसेक्टिंग लाइन। करके देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। इसके तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स हैं, मैंने तो बस एक ही लिखा है, ठीक है। आपका जो आंसर आ रहा है आपका दोस्त का भी वही आएगा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स है और इसका आंसर पीछे भी नहीं होगा एनसीईआरटी में, ठीक है। बस कंडीशन को फॉलो करके दिखा दो। नंबर 2, इंटरसेक्टिंग लाइन के बाद क्या, पैरेलल लाइंस के लिए क्या होगा, पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है बच्चों, a1/a2 b1/b2 इक्वल होते हैं और इक्वल नहीं होता c1/c2, ठीक है। मतलब इन दोनों में सेम नंबर ऑफ मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दो। a2 ले लिया, ये मैं 4 ले लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4x + 6y, और इधर इसको कुछ डिफरेंट ले लो, ये मैं ले लेता हूँ प्लस की 20। देखना a1/a2, ठीक है। यहाँ a2 कितना है इस क्वेश्चन में, a2 है 4, b2 है 6 और c2 है 20। कंडीशन में लगा के देखो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, हो गया आराम से।
थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ। थर्ड वाला पार्ट क्या है हमारा? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होता है? A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल होने चाहिए। तीनों इक्वल होने चाहिए। अब तीनों इक्वल जब भी बोलेगा ना कोइंसिडेंट लाइन के लिए, पूरी इक्वेशन में एक नंबर लो, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। मैं 2 ले रहा हूँ, 2 से मैं पूरे मल्टीप्लाई करूँगा तो 4x 6y माइनस के 16 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आंसर। तो तीनों कंडीशन के लिए हमने आराम से कर लिया। ठीक है, 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन? आपके पास इक्वेशन क्या क्या है? ये है और ये है, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। डिटरमाइन कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, जो ट्राइंगल बनेगा उसका वर्टिसेस भी निकालना है। फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस शेड द ट्राइंगुलर रीजन, आपको ट्राइंगुलर रीजन को शेड भी करना है। और कभी कभी ऐसा भी बोल देता है कि एरिया भी निकालो, ट्राइंगुलर रीजन जो बन रहा है उसका एरिया भी निकालो, तो वो भी मैं करके दिखा दूंगा एक्स्ट्रा। बाकी तो आसान ही है। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखो जो गिवन इक्वेशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? x माइनस प्लस के 1 इधर के माइनस के 1 हो जाएगा, हाँ, और 3x प्लस 2y माइनस का 12 इधर के प्लस का 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होगी यहाँ पर। अब इक्वेशन हमें पता चल चुकी है, अब हमें क्या निकालने हैं? पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स यहाँ लिख दिया मैंने फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ लिख दिया मैंने फ्रॉम सेकंड। x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 1 है, क्योंकि ये सिंपल है, लीनियर टर्म है, तो फटाक से निकल जाता है। दो पॉइंट ही निकाल दे, ज़्यादा नहीं। पी क्यू आर एस है ना, ये मेरा x, ये मेरा y। अगर देखो मैं x के प्लेस पे 0 लूँ, x के प्लेस पे 0 लूँ तो y की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1। और मैं y के प्लेस पे अगर मैं 0 लूँ तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1। ठीक है, ये पॉइंट आ गया P मेरा 0,1 माइनस 1,0। ठीक है, इधर x y लिखो। अगर मैं x के प्लेस पे 0 लूँ, या एलिमेंट 2 6 12, यानी कि y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर मैं y के प्लेस पे 0 लूँ 3 4 तो y x हमारा ये आ जाएगा। तो h पॉइंट मेरा 4,0 है और r पॉइंट मेरा 0,6 है। पॉइंट्स मिल गए फटाक से, क्योंकि बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, तो पॉइंट्स मेरे फटाक से मिल गए। ठीक है, पॉइंट निकालने आ गए हमें। अब इन पॉइंट्स को हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, इन पॉइंट्स को अब हमें ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर में। आई होप सबके पास ग्राफ पेपर होंगे, मेरे पास तो नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं है तो हम यहाँ बना देंगे। जब मैं छोटा था तब कलाकार बहुत था, मतलब कलाकारी बहुत करता था, ड्राइंग मेरी अच्छी थी। बट जैसे क्लास 8 के बाद 10 के बाद ड्राइंग बिल्कुल छूट गई। आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे को ड्राइंग में भी प्राइज़ मिल चुके हैं, मेरे हैंड राइटिंग की वजह से प्राइज़ मिल चुके हैं। मतलब हमें हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था, जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए करता था। मुझे बस पार्टिसिपेट करना था। ठीक है, कोई क्विज़ हो गया, कोई कंपटीशन हो गया, मतलब कुछ भी हो जाए, कोई भी एक्टिविटी हो जाए, मैं हमेशा पार्टिसिपेट करता था। और मैं स्टेट लेवल पर है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कई सारे प्राइज़ जीत चुका हूँ। बट सिर्फ जीतने के लिए नहीं पार्टिसिपेट करता, मैं सीखने के लिए, लोगों से ऑब्जर्व करने के लिए, लोगों की चीज़ें से मिलने के लिए ये करता था। ये बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए। आप भी पार्टिसिपेट किया, भल आप
जीतने के लिए नहीं, आप सीखने के लिए पार्टिसिपेट किया करो। जब तक आपके अंदर सीखने की भूख रहेगी ना, तब तक आप अपना अच्छा कर पाओगे। जिस दिन सीखने की इच्छा ख़त्म होगी, जब सोच लोगे कि मैं ही बेस्ट हूँ, मेरे से दुनिया में कोई बड़ा नहीं है, उस दिन आपका पतन होना शुरू हो जाएगा। और मैं रियली में सोचता हूँ बच्चों, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आज भी सीख रहा हूँ। और मैं आपको सिखाता नहीं हूँ, मैं आपसे सीखता हूँ, और ये मैं ज़िंदगी भर सीखता रहूँगा। मैं हमेशा एक लर्नर की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, ठीक है। मैं खुद को एक टीचर कभी नहीं मानता, एक स्टूडेंट मानता हूँ, और मैं ज़िंदगी भर सीखूँगा। ये मैंने सोचा है भगवान से, और मैं भगवान से हमेशा प्रे करता हूँ कि हे माता, हे माँ शारदे, मुझे विद्या बुद्धि देना, ताकि मैं लोगों को अच्छा ज्ञान दे पाऊँ। यही चीज़, यही मेंटलिटी आप में भी होनी चाहिए। आप बिलीव करो, आप ज़रूर अच्छा करोगे। बस मुझे सीखना है, मुझे करना है, ये जिद होनी चाहिए आपके अंदर। ये जिद बहुत अच्छी बात है एक स्टूडेंट के लिए। अगर मेरा दोस्त कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये चीज़ आपके मन में होनी चाहिए। ये जिद मुझे आज यहाँ तक लेके आई है। आप पता है, मैं क्लास 4th तक मेरा कोई पोजीशन नहीं था। मेरे खुद का क्लासमेट, मेरा बेस्ट फ्रेंड था अंकित नाम से, वो टॉपर था, ठीक है। हालांकि उसकी कंडीशन अच्छी थी, उसके घर पे टीचर रखे हुए थे पर्सनल उसको पढ़ाने के लिए, हम तो ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मैंने क्या सोचा, मेरा दोस्त है, मेरे साथ घूमता है, मेरे साथ बैठता है, मेरे साथ खेलता है कूदता है, वो क्लास में फर्स्ट आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकता। वो जिद आप में होनी चाहिए। फिर 5th में जो बच्चा किसका भी कुछ भी पोजीशन हासिल नहीं करता था, बस ऐसे ही पासिंग होता था, पढ़ाई में मन नहीं था, मेरे मन में पता नहीं कहाँ से क्या कीड़ा घुस गया उस छोटी सी उम्र में। मैं फिर लगा रहता, वो बाहर जाता था खेलने कूदने, मैं उस टाइम में पढ़ाई करता था। वही चीज़ है, जिस टाइम पे आप खेल रहे हो कूद रहे हो, आपके साथ वाला पढ़ाई कर रहा होगा तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। ये ज़िंदगी रेस है, और इस टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। मस्ती मजाक करते रहोगे, आपका टाइम पास हो जाएगा, और ये जब टाइम चला जाता है ना, वो वापस कभी नहीं आता। मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है। टीनेजर में ये गलतियाँ हमसे बहुत ज़्यादा होती हैं। जब हम गलती कर रहे होते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता कि हम क्या गलती कर रहे हैं। उस टाइम पे हमें अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होगा, यार मैंने तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। ये एक बार मेरे साथ हो चुका है। इसीलिए मैं हमेशा अपने बच्चों को ही बोलता हूँ, बच्चों ऐसा मत किया करो, बाद में बहुत रिग्रेट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। पॉइंट, सबसे बड़े से बड़ा पॉइंट क्या है मेरे पास, 6 है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैंने ग्राफ बना दिया अपना। आप प्रॉपर ग्राफ में ही सॉल्व करना, ठीक है, प्रॉपर परफेक्ट आंसर के लिए, ठीक है। पहले पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, हमारे पास 0,1, एक्स पे 0 है, वाई पे 1, यह है पहला पॉइंट। पॉइंट मेरा क्या है, ये पी 0,1। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, -1,0, यहाँ पर -1,0 क्यों, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, लाइन। तो इस लाइन के ऊपर इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी हमें। इक्वेशन क्या है बच्चा हमारे पास, वो है x - y = -1। फिर दूसरे पे आ जाओ। दूसरा इक्वेशन मेरा क्या है बच्चों, 0,6, x पे 0, y पे 6, 0,6, और ये पॉइंट है मेरा r, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, 4,0, x पे 4, y पे 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या खींचेंगे, लाइन। फिर इक्वेशन लिख देनी पड़ेगी हमें। इक्वेशन क्या है बच्चा हमारे पास, 3x + 2y = 12, ठीक है। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट देख लोगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ से जब आप देखोगे ना, तो x पे 2 जा रहा होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट x पे 2 और y पे 3 जा रहा होगा, ठीक है। देख लेना। अरे वाह, ये ताज्जुब हो गया, देखो हमारे साथ मिरेकल हो गया। जब हम अच्छा कुछ बोल रहे होते हैं ना, भगवान भी देख रहा होता है। थैंक यू। पूरा परफेक्ट आंसर बना है इस ग्राफ में। देखो x पे 2 गया, ये y पे 3 गया, देखो चमत्कार हो गया ये तो।
परफेक्ट आंसर आया है ये 2,3 आएगा इसका आंसर। वैसे तो पता नहीं चमत्कार हो गया, भगवान ने तो चमत्कार कर दिया। ठीक है, बन गया 2,3। अब देखिए शेडेड रीजन करना था, वर्टिसेस बोलना था हमें। वर्टिसेस क्या होंगे ट्रायंगल की, ठीक है, वो बताना था। वर्टिसेस मेरा ये है, एक -1,0, फिर क्या है 4,0 और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2,3। ठीक है, इस रीजन को हमें शेडेड करना था, शेड कर दो। ठीक है, जितना पूछा था उतना तो हमने कर दिया, लेकिन इसमें कभी कभी एक्स्ट्रा जो पूछ देता कि ट्रायंगल का एरिया भी बताओ। अब क्या करें, ट्रायंगल का एरिया ये पूछा भी है बोर्ड एग्जाम में, तो उतना पार्ट मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट ये फॉर्मूला तभी लगाते हैं जब हाइट आपकी परपेंडिकुलर हो। सो देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है 4, और यहाँ से यहाँ तक -1 है, तो 4 में से -1 मत करना, डिस्टेंस कभी -1 नहीं होती। इधर 4 और इधर 1, तो मेरा जो बेस हो जाएगा वो कितना है 5 है, और मेरी जो हाइट है ये y कितना आया था मेरा 3 था, तो y मेरा कितना है h हाइट 3। अगर आपसे बोले इसका एरिया क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। आई होप आपको पूरी सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अच्छा लगा है तो, बुरा लगा है तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फील हो रहा है कि ये मेरे लिए हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर देना, मुझे बस यही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ आप अपना ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।